चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जल्दी से एक बार बताएंगे ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें, है ना? मेरा ऑडियो ठीक है? एक बार मैं भी अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज ओके और वी कैन स्टार्ट नाउ, है ना? आवाज आ रही है प्रॉपर? एक मिनट में सेल बदल लेता हूं। तो आखिरी समय पर हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं, है ना? आप लोग सभी लोग बताइएगा मुझे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल सैटरडे है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, है ना? कल आपकी क्लास नहीं होगी, संडे को भी नहीं होगी, है ना? और अब मंडे को आपकी क्लास होगी। तो मंडे को हम लोग शाम को 6 बजे मिलने वाले हैं। आ गई बात समझ में? चलो, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था एक बार रिवीजन में आपको करवा देता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बताया कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसकी समय अवधि क्या है, इसका कार्यकाल क्या है। तो 1961 से लगा करके 1966 तक ये योजना है। याद रखना, ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? तो कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को दी थी। ठीक है? इसका लक्ष्य जो है वो कितना परसेंट है? तो 5.6% इसका टारगेट हमने बनाया था। अचीवमेंट इसमें इसकी आधी ही कर पाए, 2.8% की ही हम लोग अचीवमेंट कर पाए। ये असफल योजना थी। क्यों थी? क्या कारण थे? तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। आवाज नहीं आ रही? शायद अब आवाज क्लियर होगी। ठीक है? 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और 1965 में बंगाल में सूखे की समस्या पड़ गई। इस वजह से अब हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम एक नई योजना बना पाए। और जो हमारी योजनाएं जहां पर पैसा खर्च होना था, वो सारा का सारा पैसा युद्ध में खर्च हो गया। क्या इस बार युद्ध में कम पैसा खर्च हुआ? 15,000 रुपए। मैंने आपको कल भी बताया कि 15,000 रुपए की ड्रोन को निपटाने के लिए हमने 15 लाख लाख के ड्रोन उड़ाए हैं। है ना? फिर इसमें मॉडल था सुकुमाई चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल। ठीक है? मैंने बताया था गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1964 में आईडीबीआई की स्थापना, 1964 में यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला म्यूचुअल फंड है ये। और बोकारो में 1964 में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना रूस के सहयोग से इसने की थी, है ना? बाकी एफसीआई और कृषि कीमत आयोग जो बाद में सीएसीपी बना, और मुद्रा का अवमूल्यन तीसरी में ही हुआ। फिर हम बात करते हैं वार्षिक योजना के बारे में। एनुअल प्लान। एनुअल प्लान 1966 से लगा करके 69 तक था। इसमें हमने किसी भी पंचवर्षीय योजना को नहीं बनाया, इसीलिए इसे शून्य योजना के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? जीरो प्लान के नाम से आप इसे जानते हो। किसके नाम से? जीरो प्लान के नाम से। अब याद ये रखना है कि इसमें हमने योजना की छुट्टी रख दी थी, तो ये योजना अवकाश है, कल मैंने बताया था आपको। और इसमें हमने एक एक वर्ष का प्लान बनाया और देश का विकास करने का निर्णय लिया था। फिर मेरे साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने बात की थी कि इसका जो समय पीरियड है वो 1969 से 74, 5 साल तक है। अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल। अब तो ठीक आनी चाहिए आवाज। इसका लक्ष्य 5.7% है। इसकी जो प्राप्ति है वो 3.3% है। इसका उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। आत्मनिर्भरता का मतलब मैंने बताया था कि विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम करना। दूसरा, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हमने की थी। 1969 में इसरो की स्थापना हमने इसी पंचवर्षीय योजना में की। 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध भी हुआ। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध भी हुआ। बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो 1971 में ये हो गया। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण हमने किया था, जिसको हमने कोड वर्डिंग नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था हमने, याद होगा, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वहां तक जाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन हमने शुरू किया था इसी पंचवर्षीय योजना में। आ गई बात समझ में? तारापुर, तारापुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहां पर हमने शुरुआत की थी इसकी, वहीं पर हमने क्या किया था? इसकी शुरुआत की थी।
आ गई बात समझ में। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या कहानी है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में यह कहानी है कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना कितने वर्षों की योजना थी? तो मात्र 4 वर्षों की योजना थी। बनाई तो 5 वर्षों के लिए गई थी, लेकिन इसको 1 साल पहले ही क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इसलिए केवल 4 वर्ष की योजना बनकर के रह गई, है ना। कितने वर्ष की योजना बनकर के रह गई? तो 4 वर्ष की योजना बनकर के रह गई। इसीलिए अगर सवाल यह पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की योजना थी, तो ये यही योजना थी जो केवल 4 वर्षों की योजना थी। ठीक है, मैंने कहा था जनता पार्टी सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। मॉडल जरूर याद रखना, डीपी धर मॉडल है, और लक्ष्य और प्राप्ति भी आप याद रख सकते हैं। इसी में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और काम के बदले अनाज योजना जैसी चीजों के बारे में बताया था। इसके अलावा 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये सब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया। फिर हमने रोलिंग प्लान अपनाया, अनवरत योजना, जो कि गुन्नार मिडल की किताब एशियन ड्रामा में बताया गया था। 1978 से 1980 तक 2 सालों तक हमने कोई योजना नहीं बनाई, और इसको भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। अच्छा, अनवरत योजना होती क्या है? रोलिंग प्लान। तो पुरानी योजना को ही घुमा फिरा करके नए सिरे से लागू करना, उसी को बोलते हैं अनवरत योजना। क्या बोलते हैं उसे? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। फिर मेरे ख्याल से मैंने आपको छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था, और यहीं से हम लोग क्लास की शुरुआत भी करते हैं। ओके, तो चलिए अब अगला हेडिंग डाल रखे हैं हमने, छठवीं पंचवर्षीय योजना। और छठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सारी बातें लिख भी ली थी, जैसे कि इसका समयकाल 1980 से लगा करके 85 तक का है ना। और अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि इस पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी किसको दी गई थी, तो गरीबी को कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना, ये हमारी इस पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी थी, है ना। इसका लक्ष्य था 5.2% की ग्रोथ रेट लाना। हमने लक्ष्य से ज्यादा ही अचीव किया, लगभग 5.7% की हम लोग ग्रोथ रेट इसमें लेकर के आए। आ गई बात समझ में। अब देखो, इस पंचवर्षीय योजना में कुछ उपलब्धियां थी हमारी। अगर आप समय पीरियड को देखोगे तो 1980 में हमने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, याद है आपको? तो याद रखना है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1 मिनट, है ना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने इसी में किया था। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने इसी पंचवर्षीय योजना में किया था। वही नेशनलाइजेशन ऑफ 6th बैंक, है ना। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने इसमें किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सिम बैंक की स्थापना भी हमने इसी में की थी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, है ना, आयात एवं निर्यात बैंक। तो भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए इस बैंक की स्थापना हमने कब की थी? तो 1982 में इसकी स्थापना की थी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हमने नाबार्ड की स्थापना भी तो इसी में की थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आप इसे कहते हैं। तो इसकी स्थापना हमने कब की थी? तो 12 जुलाई, ये नाबार्ड की स्थापना हमने 12 जुलाई 1982 को की थी। ये भी आपको याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसी के अंदर हमने कुछ एक स्कीम चलाई थी, एनआरईपी, एनआरईपी स्कीम हमने चलाई थी। और एनआरईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आप इसे कहते हैं, एनआरईपी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसे अगर हिंदी में हम देखें तो किस नाम से जाना जाएगा ये? तो हिंदी में आप इसे कहते हैं मेरे साथियों, राष्ट्रीय, 1 मिनट, है ना, इसे हिंदी में किस नाम से जानेंगे? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आप इसे कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आप इसे कहते हैं। ओके, तो एनआरईपी का मतलब समझ में आ गया, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसकी शुरुआत हमने इसी पंचवर्षीय योजना में की थी। एक और प्रोग्राम हमने चलाया था इसी में, आईआरडीपी, आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप इसे कहते हैं।
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से आप इसे जानते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आप इसे कहते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम होता है। तो इसकी शुरुआत भी हमने 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की थी, याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति थी वो भी हम इसी में लेकर के आए थे। तो 1983 में हम लोग लेकर के आए थे मेरे साथियों सेकेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, है ना। तो सेकेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, विज्ञान एवं तकनीकी, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो सेकेंड नंबर की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति है वो भी हम इसी के अंतर्गत लेकर आए थे 1983 में। आपको याद होगा वायु प्रदूषण अधिनियम भी हम इसी में लेकर के आए थे 1982 में, है ना। उसको हम बोलते हैं मेरे साथियों एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, है ना, एयर पॉल्यूशन कंजर्वेशन एक्ट आप इसे कहते हैं। वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम हिंदी में से बोलते हैं, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम। तो ये भी आपको इसके अंदर लिखना है। ये 1982 में आया था, तो ये भी 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आया था। ओके, चलो यहां तक बताओ, आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए 6वीं समझ में आ गया आपको। अब आप एक काम करना ना, 3-4 लाइन छोड़ देना। कभी मान लो आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले इस समय काल के दौरान तो आप जरूर ऐड कर लेना, ठीक है। चलो ये 6वीं हो गया। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो फिर लिखेंगे 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान FIP, है ना। 7th 5 ईयर प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना। चलो 7वीं पंचवर्षीय योजना, चलो बताओ भैया क्या है इसका टाइम पीरियड, क्या है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है ना। इसका टेन्योर क्या लिखेंगे आप लोग, बताएं बताएं क्या टेन्योर है इसका। तो भाई 6वीं के बाद में ना ये, तो अगर इसके टेन्योर की हम बात करें, अवधि की हम बात करें, तो इसके टेन्योर में लिखना मेरे दोस्त, टेन्योर इसकी अवधि है 1985 से लगा करके 90 तक, 1985 से लगा करके 1990 तक। भाई 5 साल तक हमें जोड़ना है, 5 साल हमने जोड़ दिया। तो इस अवधि के दौरान ये पंचवर्षीय योजना बनाई गई, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब सवाल यह बनता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। कई बार यह सवाल आया हुआ है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, खाद्यान्न आपूर्ति। क्या बोलेंगे मेरे साथियों, खाद्यान्न आपूर्ति या खाद्यान्न उत्पादन आप इसमें लिखे हैं, खाद्यान्न उत्पादन। कोई ये गेहूं दाल चावल इनका उत्पादन को बढ़ाना, तो खाद्यान्न उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे इसे, फूड प्रोडक्शन के नाम से आप इसे जानेंगे। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था 7वीं का, है ना। रोजगार को बढ़ावा देना यह भी इसका उद्देश्य था, है ना। तो दूसरा उद्देश्य क्या लिखेंगे, रोजगार को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। रोजगार का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। तो आप यहां पर लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, है ना। तीसरा उद्देश्य लिखेंगे गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करना, गरीबी यानी कि पुअर्टी, तो गरीबी को कम करना। ये सारे के सारे इसके उद्देश्य है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य, सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये उद्देश्य की बात हो गई। चलो अब हम प्राथमिकता की बात कर लेते कि इस पंचवर्षीय योजना में हमने प्रायोरिटी किसको दी थी। कल मैंने बताया था ना बुआ जी फूफा जी, वैसे ही इसमें प्रायोरिटी हमने किसको दी, प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी।
तो देखो इस पंचवर्षीय योजना में हमने जो प्रायोरिटी दी थी मेरे दोस्त, वो किसको दी थी? तो सबसे पहला तो आप इसमें लिखना मॉडर्निफिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, अरे भाई आधुनिक युग से जुड़ना पड़ेगा ना, दूसरे देशों की इकोनॉमी से जुड़ना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा, ओपन इकोनॉमी को अपनाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो आधुनिकीकरण, अलग अलग नई नई तकनीकों को, मेथड को, टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। आधुनिकीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं इसे? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, है ना, आधुनिकीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना पहला। दूसरा लिखना अवसंरचना का विकास करना। देखो अवसंरचना का मतलब अंग्रेजी में एक ही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हिंदी में इसे अधोसंरचना भी बोल देते हैं, है ना। तो याद रखना अवसंरचना का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है रोटी कपड़ा मकान, है स्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जैसे भगवान करे आप सब लोगों की नौकरी लग जाए, मैं तो चाहता हूं कि सबकी लग जाए, दिल्ली पुलिस में सब लोग सेट हो जाए। जब आपकी जहां पर नौकरी लगेगी, जहां पर आपको ऑफिस मिलेगा, पता चला आपने वो ऑफिस देखा कि ऑफिस में आप जा रहे हो अपनी गाड़ी से, तो रोड कच्ची है, कच्चा रोड है, पक्का रोड भी नहीं है, डामर भी नहीं है ना। आपने वह ऑफिस में जाकर देखा है कि छत जो है वो टपक रही है ना, छत लीकेज है। फिर आपने देखा कि आप अपना मोबाइल चार्ज करने या पंखा चालू करने गए तो लाइट ही नहीं है, वहां पर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है ना। आपने आपके सबऑर्डिनेट से मंगवाया कि भैया पानी पीने का कहाँ है, तो उसने बोला अपनी अपनी बाटल लेके आते अपन। तो आप क्या बोलोगे कि यार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कमजोर है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आप लोगों का सड़क, बिजली, पानी, भवन यानी कि बिल्डिंग, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हैं। अभी फिलहाल इतना समझ ले, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। आ गई बात समझ में? आ गई ना? चलो अगली बात मेरे साथियों, इसका लक्ष्य कितना था? अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, लक्ष्य बोले तो टारगेट, तो याद रखना इस पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट बनाया था 5% की ग्रोथ रेट लाने का। कितना बनाया था? 5% की ग्रोथ रेट लाने का हमने टारगेट बनाया था, लक्ष्य। अब हम प्राप्ति की बात करते हैं कि हमने कितना अचीव किया था इस पंचवर्षीय योजना में, कितना हमने अचीव किया। तो याद रखना इसमें हमने 6% की ग्रोथ रेट लेकर के आए हम लोग, 6% हमने अचीव किया था इसके अंदर। आ गई बात समझ? चलो इतना उतारो जल्दी से, ठीक है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में है। सवाल यहां से आता है, अब हम उपलब्धियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि हमने 7वीं में क्या क्या बातें करी, या 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, कि केवल कमियां ही है? नहीं, कमियां नहीं, इसके साथ साथ उपलब्धियां भी है। आइए जरा कुछ 7वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों की हम बात करें। हमने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए इसमें। ऐसा थोड़ी है कि यार हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हमने मेहनत करी है तो हम जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। तो उपलब्धियों के बारे में हम बातचीत करते हैं। उपलब्धियां, उपलब्धियों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, क्या क्या उपलब्धियां है। देखो सबसे पहली उपलब्धि तो ये है मेरे दोस्त, अब कुछ उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां है। जैसे कि मैं बात करूं मेरे दोस्त आपकी सेबी की बात करूं, सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हमने इसमें करी थी ना। इसकी स्थापना करी थी हमने 12 अप्रैल, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। बाकी इसको सांविधिक दर्जा या कानूनी दर्जा 1992 में सेबी एक्ट के अंतर्गत दिया गया। दूसरा हमने एक NHB की स्थापना भी करी थी, नेशनल हाउसिंग बैंक। भारत में आवास बैंकों को बढ़ाने के लिए या आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना करी थी 9 जुलाई 1988 को। तो याद रखना है 9 जुलाई 1988 को हमने NHB की स्थापना करी, ये दूसरी हमारे पास में उपलब्धि थी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो हमने एक 1986 में हम लोग एक एक्ट बना करके लेकर के आए थे कि उपभोक्ता का हम कंजर्वेशन कर सके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप इसे कहते हैं। ये 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, इसको हम लेकर के आए। इसके अलावा 1989 में हमने एक स्कीम चलाई थी जवाहर रोजगार योजना के नाम से।
बड़ी फेमस स्कीम थी। तो लिखेंगे जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। ये हमने कब शुरू की? तो 1989 में हमने शुरू की भारत सरकार के द्वारा, और लोगों को रोजगार बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। अच्छा, हम लोग आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं ना, इसको 1985 में शुरू किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और उस समय इंदिरा गांधी को सम्मान देने के लिए इंदिरा आवास योजना इसका नाम रखा गया था। आज भी गांव में लोग इंदिरा आवास भी इंदिरा आवास नहीं बोलते, वो डायरेक्ट बोलते इंदिरा आवास। क्यों रे, इंदिरा आवास मिले कि नहीं मिले, मतलब इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला। तो इसमें लिखेंगे इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। और आजकल ये प्रधानमंत्री आवास योजना बन करके बड़ा फेमस एक योजना है भारत सरकार की। तो इंदिरा आवास योजना मेरे साथियों, ये भी हमने 1985 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाई थी। ठीक है, अब देखो इस समय गंगा नदी भी बहुत दूषित हो गई थी भैया। गंगा नदी में लोग स्नान के अलावा पता नहीं क्या क्या, किसी मुर्दे को फेंक दिया, कभी क्या कर दिया। तो गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना भी इसमें की गई थी। तो लिखेंगे केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, है ना, ट्रिब्यूनल था दरअसल ये, प्राधिकरण, प्राधिकरण। इसकी स्थापना भी मेरे दोस्त इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। जरा एक बार चेक करें इस समय अवधि के दौरान और कोई बातें आपको याद आ रही है? 1985 टू 1990 के बीच में और कोई बात आपको समझ में आ रही है क्या? हैं? बताओ भाई, इतनी बातें पर्याप्त है? कोई एक आध बात अगर आपको याद आ रही है तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करें शुरू आगे। अब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करेंगे। अब देखो 8वीं योजना की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7वीं के बाद में हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। क्योंकि आजादी के बाद तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा ही रहा भाई, आजादी के बाद तो नो डाउट कांग्रेस हमेशा ही आगे थी और बहुमत के साथ जीतती थी। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग दल आए पार्टियों में, है ना, बहुत सारे दल आए। जनसंघ आ गया 1980 में, जनसंघ भी आ गया था, है ना, उसके पहले जनता पार्टी आ गई। तो अब गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने लगी। पहले तो कांग्रेस बनती थी, अब गठबंधन की सरकार का रूल आ गया। रूल नहीं आया, मतलब गठबंधन की सरकार बनने लगी। पहले से संविधान में वो सारे प्रावधान थे, है ना। तो गठबंधन की सरकार का जब निर्माण होने लगा तो बार बार सरकार बनना, फिर बिगड़ना, विचार नहीं मिलते हैं तो फिर सरकार बिगड़ जाती, कोई अपना पक्ष वापस ले लेता है, यार हम तो तुम्हारे साथ नहीं, फिर सरकार बदल गई। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण हम लोग अगली पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए, पहला कारण। दूसरा कारण यह भी था पंचवर्षीय योजना नहीं बनाने का 8वीं, कि हम लोग विदेशों पर ज्यादा निर्भर थे। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, ये जितने भी विदेश हैं भाई, भारत के लिए तो विदेशी होंगे ना, वहां पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा थी। हम वहां से सामान मंगवाते थे बहुत ज्यादा। मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज लेते रहोगे तो आप उसके ऊपर निर्भर हो कुल मिलाकर के, है ना। आप कर्ज लेते जा रहे हो तो आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है। तो उससे क्या होगा, आपको संकट का सामना करना पड़ेगा, ब्याज सहित पैसा देना पड़ेगा, यही होगा। वैसे ही भारत भी विदेशों से बहुत सारी चीजों का आयात करता था। इकोनॉमिक्स में आयात बोलते हैं, हिंदी में इसे समझते हैं तो ये समझेंगे कि भारत अन्य देशों से बहुत सारी चीजों को मंगवाता था, खरीदता था। और भारत जब खरीदेगा तो वो भारतीय रुपया तो लेगा नहीं, महात्मा गांधी जी वाला नोट लेगा नहीं, चलता नहीं है विदेशों में, वहां पर चाहिए अमेरिकी डॉलर या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का जो गुल्लक है, देखो हर किसी देश के पास में एक गुल्लक होता है जिसमें विदेशी मुद्राएं, फॉरेन करेंसीज रहती है। तो हमारे पास भी एक गुल्लक है जिसे हम विदेशी विनिमय भंडार या इसी को आप फोरेक्स के नाम से जानते हैं। तो गुल्लक है, कुछ नहीं, उस गुल्लक में हम जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ऐसी तमाम मुद्राएं रखते हैं, है ना, डॉलर वगैरह वगैरह सब कुछ, अलग अलग देशों की मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं रखते हैं, ताकि जब भी हम किसी देश से व्यापार करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को दे करके और चीजें मंगवा ले। वो गुल्लक भी हमारा खाली हो गया था। तो इस संकट को हम बोलते हैं भुगतान संतुलन का संकट। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि इसे बीओपी संकट या भुगतान संतुलन संकट के नाम से जाना जाता है। मैं लिखवाऊंगा एक एक बातें, अभी आपको मैं केवल समझा रहा हूं। तो ये बीओपी संकट जो था, इस कारण भी हम योजना नहीं बना पाए। अब हमने फिर क्या बनाया, योजना नहीं बनाई तो हमने वापस से बनाई वार्षिक योजना।
तो वार्षिक योजना फिर हमने बनाई, 8वीं अभी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई है। तो अगला मैं हेडिंग डाल रहा हूं वार्षिक योजना, एनुअल प्लान। ये 2 सालों की योजना थी दरअसल। बात समझ में आई मैंने क्या बताया आपको? अभी मैं इसको लिखवाऊंगा अभी, वार्षिक योजना, जिसे आप एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एनुअल प्लान आप इसे कहते हैं, एनुअल प्लान, है ना, वार्षिक योजना या एनुअल प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं। अब जरा समझते हैं एनुअल प्लान के बारे में। सबसे पहले तो एनुअल प्लान कब से कब तक की अवधि के लिए चलाया गया देश के अंदर? तो ये एनुअल प्लान चलाया गया था, इसका जो टेन्यूअर था वो कब से कब तक था? तो 2 सालों के लिए चलाया गया था, 1990 से लगा करके 92 तक, 1992 लगाकर 1992 तक, है ना, 2 सालों तक। क्यों चलाया गया? हमने क्यों पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई? तो इसके पीछे कारण थे। क्या क्या कारण थे इसके पीछे? तो देखो ना, अगली हमने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था राजनीतिक अस्थिरता। क्या बोलेंगे? राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, स्थिरता नहीं, अस्थिरता, है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आप इसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये थी क्योंकि अलग अलग गठबंधन की सरकार थी, इसलिए मेरे साथियों गठबंधन की सरकार, ऐसा लिख लेता हूं, गठबंधन सरकार थी, इस वजह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और बार बार सरकार बनना बिगड़ना चलता रहा। ठीक है। दूसरा कारण लिखेंगे मेरे दोस्त, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है या विदेशी विनिमय भंडार, जिसे मैंने कहा फॉरेक्स, वो कम हो गया था। तो विदेशी विनिमय भंडार, विदेशी विनिमय भंडार, इसे शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स बोलते हैं, नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं फॉरेक्स, फॉरेक्स ऐसे लिखते हैं, FOREX। ये हमारा क्या हो गया था? कम हो गया था, समाप्त नहीं हुआ था, कम हो गया था। लगभग 15 दिन का ही पैसा हमारे पास में बचा था, हम 15 दिनों तक ही दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर सकते थे, वहां से चीजों को मंगवा सकते थे। तो हमें संकट तो था यार, संकट तो संकट होता है, देखो आ गई बात समझ में। तो एक कारण तो ये था। एक और कारण था, मैंने क्या बताया कि भारत ज्यादा से ज्यादा विदेशों पर निर्भर था। हम बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवा लेते, घर पर कुछ बनाते ही थे, भूख लग रही है, जोमेटो स्विगी का उपयोग कर लिया, बाहर से मंगवा। अरे भाई मंगवाओगे तो पैसा भी तो लगेगा, और पैसा लगेगा तो आपकी गुल्लक से, आपकी जेब से पैसा बाहर जाएगा, और पैसा बाहर जाएगा तो आपकी जेब में पैसा कम बचेगा। आ रही बात समझ में? तो याद रखना, एक था भुगतान, इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन का संकट। अभी मैं बता दूंगा क्या होता है ना, भुगतान संतुलन का संकट, भुगतान संतुलन की समस्या या का संकट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BOP संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो यहां पर BOP संकट भी लिख सकते हैं। और BOP संकट का मतलब क्या है? तो जब कोई देश आयात ज्यादा कर लेता है, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, और निर्यात कम करता है, जैसे भारत विदेशों से 200 रुपए की चीजें मंगवाता है और मात्र 70 रुपए की चीजें बेचता है, तो घाटा होगा ना हमें। भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा बराबर होना चाहिए, पर यह समस्याएं थी, इस वजह से हम पंचवर्षीय योजना को नहीं बना पाए। अब इस समस्या से निपटने के लिए हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया था। याद रखना है, इस समस्या से निपटने के लिए हमने कौन सी नीति अपनाई? तो नई आर्थिक नीति अपनाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति अपनाई थी। इसे शॉर्ट फॉर्म में NEP के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, इस समस्या या इस संकट से बचने के लिए हमने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया था या अपनाया था। याद रखना है, इसको कब अपनाया गया? तो इस नई आर्थिक नीति को हमने अपनाया था 24 जुलाई। एडॉप्ट, अपनाने का मतलब होता है एडॉप्ट करना। तो भारत सरकार ने कब एडॉप्ट किया इसको? 24 जुलाई 1992 को इसको एडॉप्ट किया, सॉरी 1991, गलत बोल गया मैं, 1991 बेटा, है ना। तो 24 जुलाई 1991 को इस नई आर्थिक नीति को हमने अपनाया। इसको हम LPG मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो अन्य नाम इसका क्या है? इसका अन्य नाम है मेरे साथियों LPG मॉडल, या LPG नीति भी आप इसे कह सकते हैं, LPG पॉलिसी, इसे LPG पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब LPG का मतलब क्या है ये समझ लो, इसके बाद में चीजें को हम बाद में पढ़ेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ में, पर पहले पंचवर्षीय योजना हमें ठीक ठाक तरीके से समझ में आए, इसलिए बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लू आपको दे दिया। देखो LPG का मतलब क्या है, यहां पर L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं उदारीकरण। किस नाम से जानते हैं? उदारीकरण के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। क्या बोलते हैं इसको? निजीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं। तो याद रखना है, निजीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं, निजीकरण। और जी का मतलब क्या होता है? तो जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, सॉरी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, इसे बोलते हैं वैश्वीकरण। हिंदी में इसे कहते हैं वैश्वीकरण। इनके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं मेरे दोस्त, नए टॉपिक के साथ में पढ़ेंगे। पर फिलहाल इतना समझे कि नई आर्थिक नीति को हमने अपनाया था, है ना? कब अपनाया था? 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में हमने सातवीं पढ़ा दिया, सातवीं के बाद में हमने आठवीं नहीं बनाई, वार्षिक योजना बनाई। ये सारी संकट के कारण हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया। अब इसका क्या सिनेरियो था, क्यों अपनाई गई, कौन वित्त मंत्री था, प्रधानमंत्री साहब कौन थे, ये सब कहानी हम इस टॉपिक को जब शुरुआत करेंगे ना तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है? वो गोपी बहू वाला सीन आपने देखा होगा ना, रिकेपिंग करते हुए, तो वैसा ही कुछ। चलो अब हम आठवीं पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। क्या हेडिंग डालेंगे? आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। और इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। चलो इसकी समय अवधि की अगर हम बात करें तो समय अवधि में यहीं पर लिख देता हूं, याद रखना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो 1992 से लगा करके 1992 से लगा करके 5 साल अगर आप जोड़ेंगे तो 1997 तक आपको देखने को मिलेगा, है ना? ये आठवीं पंचवर्षीय योजना है। अच्छा, आठवीं में आपको पहली बात तो यही याद रखना है कि जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अभी बनाई है ना, इसको सबसे पहले हमने इसी में लागू किया था, आठवीं में। तो हमें पहला बिंदु क्या लिखना है इसके अंदर? तो ये लिखना है कि नई आर्थिक नीति को सर्वप्रथम इसी में लागू किया। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया, सर्वप्रथम लागू किया, सर्वप्रथम इसी योजना में लागू किया। सवाल आता है कि बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमने नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो इसमें लागू किया था, आठवीं में लागू किया था, आठवीं में ही लागू किया था। ठीक है, समय काल भी जरूर याद रख लेना आठवीं का। अगली बात याद रखना है, और वो बातें क्या है? तो लक्ष्य को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट कितना बनाया था। टारगेट, टारगेट कितना बनाया था, है ना? तो टारगेट कितना बनाया था हमने इसमें? तो याद रखना है, हमने इसमें टारगेट बनाया था मेरे दोस्त 5.6% का, 5.6% का टारगेट हमने बनाया था। 5.6% का टारगेट हमने बनाया था इसके अंदर। प्राप्ति कितनी करी थी मेरे दोस्त? टारगेट तो हम ज्यादा ही बनाते हैं ना, ऐसा नहीं होता, कभी कभी टारगेट हम कम भी बनाते हैं, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। भारत भी अभी नए दौर से गुजर रहा था, इसलिए भारत को भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, है ना? क्योंकि हमने अभी हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको चेंज किया था। तो टारगेट हमने 5.6 ही बनाया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अच्छे मन से कोई काम करे तो सफलता ठीक ठाक मिल जाती है ना? निराशा उत्पन्न नहीं होती। तो वैसा ही कुछ यहां भी हुआ। हमने जो इसके अंदर प्राप्ति की थी वो 6% की प्राप्ति की। कितनी मेरे दोस्त? 6% की प्राप्ति हमने इसमें की। आ गई बात समझ में? कितनी? 6% की प्राप्ति हमने इसके अंदर करी। 6% ये हमने अचीवमेंट इसके अंदर किया मेरे दोस्त, 6% की प्राप्ति हमने कर ली। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो हमने इसी पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील प्रोग्राम भी शुरुआत की थी 1995 में, इसी अवधि के दौरान। तो मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील, मिड डे मील बोलते ना, स्पेलिंग मेरे ख्याल से यही होगी, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बोलते हैं इसे हिंदी में, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हमने इसी पंचवर्षीय योजना में की थी। और अगर आप तिथि भी लिखना चाहें तो 15 अगस्त 1995 को हमने मिड डे मील स्कीम को अपनाया था, देश के अंदर लागू किया था। स्टार्टिंग में कुछ जिलों में लागू किया, लेकिन बाद में पूरे भारत में इसको लागू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था?
ऑब्जेक्टिव, इस पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो याद रखना, इस पंचवर्षीय योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना था। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बता के आया ना मैं, भवन, बिजली, पानी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अवसंरचना को बढ़ावा देना, अवसंरचना को बढ़ावा देना, अवसंरचना का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ये इस पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था। ओके, बहुत बढ़िया, बड़े आगे बढ़े। अच्छा, अगर सवाल ये पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। आ गई बात समझ में? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया था। तो अगला बिंदु लिखेंगे, इस पंचवर्षीय योजना में या इसमें वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें वैश्वीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसे हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं, है ना? तो इसमें वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। दूसरी बात एक और लिखना, इस इसी पंचवर्षीय योजना में, सवाल मतलब बदल के भी आ सकता है, सवाल यह भी आ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में हमने विदेशी व्यापार या हम कहें कि लाइसेंसिंग प्रणाली को कम किया, तो इसी में किया। या अन्य शब्दों में कहें तो किस पंचवर्षीय योजना में हमने ओपन इकोनॉमी को अपनाया, तो इसी में अपनाया। हालांकि पहले भी थी ओपन इकोनॉमी, पर इसमें हमने अपनाया था, मतलब थोड़ा सा और एनहेंस किया था उसको। तो लिखेंगे, एक और बिंदु लिख लो, बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। बाजार प्रतिस्पर्धा, मार्केट कंपटीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, इसको बोलते हैं मार्केट कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन, है ना? को बढ़ावा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ आठवीं के बारे में हमने इतनी सारी बातें पढ़ी है, जरूर आप लोग एक बार अपने, है ना, दिमाग में इसे रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, बड़े बड़े आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, ये आठवीं के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त नौवीं के बारे में। तो आइए जरा हम नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं सारे प्रधानमंत्रियों के लिए लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अगला हेडिंग डालेंगे, नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसे आप अंग्रेजी में कहते हैं नाइन्थ 5 ईयर प्लान। है ना? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, क्या है आखिर नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। चलो, अवधि की बात करते हैं सबसे पहले। तो अवधि मतलब क्या? तो टेन्योर, कार्यकाल, कब से कब तक इस पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। तो इसके टेन्योर की अगर हम चर्चा करें, तो याद रखना, ये पंचवर्षीय योजना आठवीं के बाद 5 सालों के लिए बनाई गई थी। तो 1997 से लगा करके 2002 तक, है ना? 5 साल अगर हम जोड़ेंगे तो 2002 ही तो आएगा। तो 1997 से लगा करके 2002 तक इस नौवीं पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था, है ना? इस नौवीं को अपनाया गया था। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य की बात कर लेते हैं कि कितना टारगेट हमने बनाया था। कितना टारगेट हमने बनाया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में? तो याद रखना 6.5% का टारगेट हमने बनाया था कि देश की इकोनॉमी में लगभग 6.5% का योगदान हम दें। देश की जीडीपी को 6.5% की दर से बढ़ाना हमारा टारगेट था। लक्ष्य इतना हमने बनाया था, लेकिन क्या प्राप्त हम उतना कर पाए? तो प्राप्ति कितना कर पाए? प्राप्ति को आप अचीव कहते हैं मेरे दोस्त। तो याद रखना प्राप्ति हम केवल और केवल 5.7% ही कर पाए, 5.7%। तो हम लोगों ने प्राप्ति कितनी करी? 5.7% की हमने अचीवमेंट करी। आ गई बात समझ में? अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 9वीं का उद्देश्य क्या था? तो 9वीं का ऑब्जेक्टिव क्या था मेरे दोस्त? याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना था, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। इसको हिंदी में आर्थिक समृद्धि बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, है ना? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना, समृद्धि और विकास में अंतर होता है ना? चलो आ गई बात समझ में? पर मेरे दोस्त हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? भाई हमारा उद्देश्य था कि देश का विकास करना है, देश की जीडीपी बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, पर हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? तो याद रखना इस पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, हमारी प्राथमिकता को लेकर के हम चर्चा करें, तो ध्यान रखने का हमने जो प्रायोरिटी दी थी इस पंचवर्षीय योजना में वो दी थी सामाजिक न्याय को, है ना? अभी सामाजिक न्याय पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा 10वीं 11वीं 12वीं में, तीनों में, चारों में, है ना? तो लिखेंगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। समाज में संसाधनों का समान बंटवारा। अमीर व्यक्ति के पास में सारे रिसोर्सेस नहीं होने चाहिए, गरीब लोगों के पास में भी रिसोर्सेस होने चाहिए, है ना? तो इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय, और इसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। किस नाम से जानते हैं? तो सोशल जस्टिस। और इसका मतलब होता है समाज में संसाधनों का समान बंटवारा। समाज में संसाधन, रिसोर्सेस, समाज में संसाधनों का समान रूप से बंटवारा, समान रूप से बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सोसाइटी। आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सोसाइटी। आ गई बात समझ में? अब देखो इस पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सारी स्कीम्स अपनाई। आप देखेंगे समय काल तो 1997 से लगा करके 2002। तो हमने 1998 में, मार्च 1998 में, आपको पता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड को अपनाया था, है ना? केसीसी बोलते हैं इसको, केसीसी। इसको हिंदी में बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, और अंग्रेजी में भी किसान क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं। याद रखना ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो हमने 9वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई थी, अब इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले 3 लाख रुपए तक का किसान लोन ले सकते थे, अब लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। तो इसमें एक और बात लिख लेना, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख तक इसकी ऋण सीमा को बढ़ा दिया गया है। 5 लाख तक ऋण सीमा को इसको क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। बजट में आया था तो मैंने आपको यहां लिखवा दिया। ओके, इसके अलावा आपको पता होगा देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है इरडा। इरडा की स्थापना भी इसी में की गई थी। इरडा, इरडा का फुल फॉर्म क्या है वो बाद में लिखते रहेंगे, पहले लिख लो इरडा। इरडा का फुल फॉर्म याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत में जैसे शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, भारत में जैसे मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, वैसे ही जो इंश्योरेंस सेक्टर है, बीमा क्षेत्र है, उसको रेगुलेट करने के लिए इरडा है। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लिखवाऊंगा, चिंता मत करो बैंकिंग वाले में, है ना? इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करें 2001 में शुरू किया गया था, है ना? SSA बोलते हैं इसे, हिंदी में लिखो सर्व शिक्षा अभियान। क्या बोलेंगे? सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के नाम से आप इसे जानते हैं। तो इसकी शुरुआत भी हमने 2001 में की थी।
2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हमने की थी। ओके, तो मैंने क्या बताया कि सर्व शिक्षा अभियान है ना, सर्व शिक्षा अभियान में कैसा क्या बताया मैंने कि सर्व शिक्षा अभियान जो है सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या होता है कि एजुकेशन को हम विस्तार दें, हर एक बच्चे को स्कूल में पहुंचाएं, यही सर्व शिक्षा अभियान है ना। और एक और था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत भी हमने सन 2000 में की थी, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले कच्ची सड़क थी भैया, कच्ची, कीचड़ में जाना आना पड़ता था, अगर आपने वो दौर देखा हो तो, है ना, कीचड़ में पूरे पांव पेंट वेंट ऊपर चढ़ा के फिर निकलना पड़ता था, ठीक है। और खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए देखो, ये जो कंट्रोल की दुकान से अनाज मिलता है ना, जिसे पीडीएस का अनाज बोलते हैं, इसकी शुरुआत भी इसी में की गई। तो अंत्योदय अन्न योजना, अगला क्या लिखेंगे 9वीं में, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इसकी शुरुआत भी इसी में की गई थी। और समय क्या था, मतलब कौन सा साल था, तो सन 2000 था। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत भी इसी में की गई थी। आ गई बात समझ में? ओके ओके। अच्छा, ग्राम सड़क योजना 2000 नहीं है, फिर क्या है 1999, है ना, सॉरी सॉरी 1999 करना। ग्राम सड़क योजना जो है वो 15 अगस्त 1999 है, 1999 है ना, सॉरी। इसके अलावा हम बात करें मेरे साथियों तो जनसंख्या नीति लेकर के आए थे सन 2000 में हम, तो याद रखना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसे आप कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये सन 2000 में आई थी, पर लागू 2001 में हुई थी, पर इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो इतनी सारी बातें मैंने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो बताई है। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई है। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे मंडे को। सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, संडे को लीव है, छुट्टी रहती है, मंडे को हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आई। और बेटा अगर आपकी मैं कमेंट्स ही पढ़ता रहूंगा तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ाऊंगा कब? ऐसे तो एक दिन में एक पंचवर्षीय योजना ही होगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे, नेटवर्क का इश्यू रहा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी मिलते हैं सोमवार को आपसे शाम को 6 बजे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार सम्मान, पढ़ते रहिए। जय महाकाल।